हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में जनरल साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था मूल्यांकन। मूल्यांकन किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, और मूल्यांकन की आवश्यकता भी हमने पढ़ लिया कि मूल्यांकन की आवश्यकता और मूल्यांकन का महत्व क्या है। शिक्षक के लिए मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, स्टूडेंट के लिए क्यों आवश्यक है, और अभिभावकों के लिए मूल्यांकन क्यों जरूरी है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है, यह व्यक्ति के विकास की अपेक्षा करता है, यह व्यक्ति के विकास को उनकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं आदि से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, इसकी विशेषताएं और मापन और मूल्यांकन में अंतर। तो सबसे पहले है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्यतः 3 सोपान बताए गए हैं, 3 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला है उद्देश्यों का निर्धारण, सेकंड है अधिगम क्रियाओं का आयोजन या अधिगम अनुभव की योजना बनाना, और थर्ड है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। तो सबसे पहला सोपान है मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 सोपान बताए गए हैं, उसमें से सबसे पहला सोपान है उद्देश्यों का निर्धारण। तो सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए तथा विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए, वह उनका परिभाषा या परिभाषीकरण उनको किया जाए। तो वैसे तो उद्देश्यों का निर्धारण एक कठिन कार्य है, इसलिए शिक्षक को बहुत ही लगन व परिश्रम से कार्य करना पड़ता है। जब तक मूल्यांकन का अभिप्राय सावधानी पूर्वक बताया नहीं जाता, तब तक कोई भी मूल्यांकन की युक्ति न तो चुनी जानी चाहिए, न ही उसे विकसित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस प्रकार के परिवर्तन किस सीमा तक उत्पन्न करना चाहता है। शिक्षण के उद्देश्यों को निश्चित करने के पश्चात उन्हें स्पष्ट व वास्तविक रूप में परिभाषित करना होता है, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता के माइंड में होना चाहिए कि वह किस प्रकार के परिवर्तन और किस सीमा तक उत्पन्न करना चाहता है। तो इसके लिए पहले शिक्षण के उद्देश्यों को निश्चित किया जाना चाहिए तथा फिर उन्हें स्पष्ट व वास्तविक रूप में परिभाषित करना होता है। प्रत्येक शिक्षण का उचित लक्ष्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। अतः शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करते समय यह देखना पड़ता है कि हमें छात्र के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन लाना है। इससे पूर्व हम शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करने के ढंग से परिचित हों। हमें यह जान लेना आवश्यक है कि शिक्षण उद्देश्यों से क्या तात्पर्य है, तभी हम उस उद्देश्य को ढंग से परिभाषित कर सकेंगे और उन उद्देश्यों का निर्धारण हम कर सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए तथा उनका परिभाषीकरण या उनको परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरा है अधिगम अनुभव की योजना बनाना। अधिगम अनुभव से तात्पर्य होता है एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जिससे छात्र वांछित प्रक्रिया अपना सकता हो। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे कक्षा का वातावरण एक उद्दीपक का कार्य कर सके, ताकि छात्र सक्रिय होकर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर सके। तो शिक्षण अनुभवों को उत्पन्न करते समय अध्यापक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या शिक्षण अनुभव शैक्षणिक लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्या यह अनुभव छात्रों के लिए सार्थक है,
क्या संतोषप्रद हैं? क्या ये अनुभव पर्याप्त हैं? क्या ये छात्रों की परिपक्वता यानी कि उसके स्तर के अनुकूल हैं? आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अधिगम अनुभव की योजना बनाना, अधिगम क्रियाओं का आयोजन। इसके लिए शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाना चाहिए और उपयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए। कि शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से शिक्षण करवाना है और वहाँ एक उद्दीपक के रूप में वह कार्य करें, इस प्रकार का वातावरण निर्मित होना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे हैं वह सक्रिय रहेंगे और अच्छे से वह अधिगम कर सकेंगे। तथा उपयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित करना, उपयुक्त प्रकार की अधिगम क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को नीरसता का अनुभव नहीं हो और वह जागृत अवस्था में रहें, एक्टिव रहें और अच्छे से उनका अधिगम हो। अतः शिक्षण परिस्थिति में छात्र को सक्रिय बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि अधिगम अनुभव पाठ्य वस्तु की आवश्यकता एवं रुचियों के अनुरूप किया जाना चाहिए। तीसरा स्टेप है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत होता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन जो हुआ है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषा। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शिक्षण का मेन उद्देश्य है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो मूल्यांकन में क्या होगा कि जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना था या लाए थे, उसको जानना कि कितना वे उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन। परिणामों को पृष्ठ पोषण के रूप में प्रयुक्त करना, क्योंकि परिणामों के सही प्रयोग के द्वारा ही उपलब्धियों में सुधार है वह संभव है। अतः शिक्षा का अंतिम उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है और मूल्यांकन के द्वारा उसका पता लगाया जाता है कि कितना परिवर्तन हुआ है। अब है मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताओं के अंतर्गत है वस्तुनिष्ठता। तो किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो परीक्षा विश्वसनीय मानी जाती है। अतः परीक्षक कैसी भी योग्यता के हों, मूल्यांकन प्रायः एक सा ही होता है। यदि एक ही उत्तर के लिए दो परीक्षक अलग अलग अंक देते हैं तो मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं माना जाता है। अतः परीक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से जांच करने पर भी प्राप्तांकों में भिन्नता नहीं आनी चाहिए। दूसरा है वैधता। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। अर्थात यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है तो वह परीक्षण वैध अर्थात वैलिड टेस्ट कहलाता है। कि जिस विषय वस्तु का हमें परीक्षण करना है, जिसका हमें मापन करना है, यदि हम उसी का मापन या मूल्यांकन कर रहे हैं तो वह परीक्षण वैलिड परीक्षण कहलाता है। गणित की परीक्षा में वैध तभी कहेंगे जब उसके द्वारा हम गणित की योग्यता का मूल्यांकन करें, ना कि हिंदी भाषा की योग्यता का मूल्यांकन करें या लिखावट का मूल्यांकन करें। यदि गणित का परीक्षण कर रहे हैं हम तो उसने सम को किस तरीके से सोल्व किया है, उसका पैटर्न क्या है, ना कि उसकी लिखावट पर या उसके बोलने के तरीके का परीक्षण किया जाए। तीसरा है विभेदीकरण। विभेदीकरण से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा पढ़ने में तेज, सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य लगभग काफी सीमा तक भेद किया जा सके। इससे प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई स्तर का पता चल जाता है। परीक्षा का उद्देश्य यही होता है कि अच्छे एवं कमजोर छात्रों में विभेद किया जा सके। इसलिए आवश्यक होता है कि परीक्षा का प्रत्येक प्रश्न
विभेदीकरण हो, अर्थात योग्य छात्र तो उसका ठीक से उत्तर दे सके लेकिन कमजोर छात्र नहीं। परीक्षण के पदों की विभेदीकरण क्षमता ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पद का विश्लेषण किया जाता है, तो इसे पद विश्लेषण कहते हैं। अतः विभेदीकरण इसकी विशेषता है जिससे कि हम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, सामान्य और पिछड़े छात्रों के मध्य विभेद कर सकें। फोर्थ है कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है मूल्यांकन का। संपूर्ण प्रश्न पत्र में दिए गए अंकों के वितरण को इसी के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। फिफ्थ है वस्तुनिष्ठता। जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। किसी भी परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसका विश्वसनीयता, वैधता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसको चाहे जांच उसकी कोई भी करे, कोई किसी भी टीचर से उसका मूल्यांकन करवाया जाए तो उसको सेम ही प्राप्तांक प्राप्त होंगे। इसके अलावा है स्पष्टता। परीक्षण का निर्माण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दिए गए प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट, पठनीय व समझने योग्य हो, जिससे छात्र प्रश्नों का उत्तर देते समय भाषा संबंधी अशुद्धियों के कारण भ्रमित न हो। परीक्षण में दिए गए निर्देश संक्षिप्त व स्पष्ट होने चाहिए। तो स्पष्टता भी इसकी विशेषता है कि परीक्षण का निर्माण करते समय प्रश्नों की जो भाषा है वह सरल, स्पष्ट, पठनीय व समझने योग्य होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट है वह कंफ्यूज नहीं हो कि क्या पूछा जा रहा है और मुझे जवाब क्या देना है, तथा परीक्षण से संबंधित जो भी निर्देश दिए हैं वह संक्षिप्त व स्पष्ट रूप में होने चाहिए, जिससे कि छात्र आसानी से समझ सके। फिर है व्यवहारिकता। किसी परीक्षण में व्यवहारिकता का गुण होना भी जरूरी है। व्यवहारिकता से तात्पर्य परीक्षण की रचना, प्रयोग, अंकन, व्याख्या व निष्कर्ष निकालने की विधि व प्रक्रिया में सरलता होना होता है। किसी भी परीक्षा की रचना छात्रों की अधिगम उपलब्धियों के लिए होती है, वह परीक्षा उपयोगी कहलाएगी, जिसमें ऐसे प्रश्नों का समावेश हो जिन्हें छात्र समझ सकें तथा उत्तर दे सकें, अर्थात जो उनका पाठ्यक्रम है या जिस विषय वस्तु का मूल्यांकन करने वाले हैं उससे संबंधित ही प्रश्न होने चाहिए, जिससे कि छात्र आराम से उन्हें समझ सकें और उनका जवाब दे सकें। अब है मूल्यांकन और मापन में अंतर। तो मापन वास्तव में स्थिति निर्धारण है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का मूल्यांकन है। मापन स्थिति निर्धारण है जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का मूल्यांकन है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि स्तर के संबंध में संतोषजनक एवं असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण मूल्यांकन का उदाहरण है। कि स्टूडेंट को कितने नंबर मिले हैं, तो ये तो मापन होता है, तथा उसकी उपलब्धि की स्तर की जांच करना, कि हमने कहा कि शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्र में परिवर्तन करना, तो कि वो परिवर्तन किस स्तर तक हुए हैं, उसका लेवल क्या है, वह मूल्यांकन कहलाता है। तो मापन एवं मूल्यांकन में मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं का मात्रा वर्णन ही किया जाता है, जैसे कि कितने नंबर मिले हैं उस सब्जेक्ट में, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति या वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं की जरूरतों के बारे में बात की जाती है। तो मापन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि व्यक्ति या वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं की मात्रा का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में उसके गुणों तथा विशेषताओं की जरूरतों के बारे में बात की जाती है।
मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। मापन से प्राप्त परिणाम आपके उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। तो मापन मूल्यांकन का ही एक अंग होता है, क्योंकि पहले तो रिजल्ट बनाएंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन आया है, तो उससे पहले तो मार्किंग करनी होगी कि नंबर कितने आए हैं शैक्षिक दृष्टि से देखें तो मापन मूल्यांकन का ही एक पार्ट होता है जिसमें मापन से प्राप्त, क्योंकि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। और मूल्यांकन के अंतर्गत मापन से प्राप्त परिणाम आपके उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी गुण या विशेषता की कितनी मात्रा उपलब्ध है, इसका निर्धारण किससे किया जाता है? मापन से किया जाता है। और मूल्यांकन में उस विशेषता तथा गुण की मात्रा किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक है या नहीं है, इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर वह अगली कक्षा में जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन का उदाहरण है। एक तरीके से मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायता करता है, लेकिन मूल्यांकन के समान नहीं है। जबकि मूल्यांकन मापन से अधिक व्यापक है, क्योंकि उसमें विशेषताएं कितनी जरूरी हैं, कितनी नहीं है, उसका वर्णन किया जाता है। मूल्यांकन मापन से अधिक व्यापक है। इसमें हम मापन के साथ साथ अन्य दृष्टिकोणों की भी जांच करते हैं। मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने में उनमें अंक प्रदान करना मापन का उदाहरण है, परंतु अंक प्रदान करने के पश्चात अंकों का मूल्य निर्धारित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मतलब प्राप्त अंक उसके उद्देश्यों के अनुरूप हैं या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पुलिस भर्ती में परीक्षा में किसी उम्मीदवार ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, ये मापन है। लेकिन उस उम्मीदवार ने 1 घंटे में जो दौड़ पूरी की वह या उसका तरीका या वह दौड़ उस भर्ती प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन है। किसी भाला फेंक के खेल में खिलाड़ी ने कितनी दूर भाला फेंका, ये ज्ञात करना क्या है? मापन। और खिलाड़ी के भाला फेंक खेल में उसके प्रदर्शन या कितनी दूर उसने भाला फेंका, उसके आधार पर यह बताना कि वह सफल रहा या नहीं। यदि वह सफल रहा तो वह अगले राउंड में जाएगा या नहीं, वह कितना सफल हुआ है, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।